आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। देखिए, अक्सर हम कुछ बहुत ही विवादित टेक कंपनियों और बिजनेस वेंचर्स के बारे में खबरों में इतना शोर सुनते हैं कि असल हकीकत कहीं छिप जाती है। मीडिया की हेडलाइंस कुछ और ही कहानी कहती हैं और कंपनी के अंदर की स्प्रेडशीट कुछ और। तो आज हम इसी शोर शराबे को किनारे रखकर असल ऑपरेशनल रियलिटी यानी उनकी जमीनी हकीकत को डीकोड करने वाले हैं। चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। तो शुरुआत एक बहुत ही बेसिक लेकिन बड़े सवाल से करते हैं। क्या हम सच में ये समझने में कोई बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं कि ये विवादित टेक वेंचर्स असल में काम कैसे करते हैं? मतलब पब्लिक का जो परसेप्शन होता है ना, और जो असल ऑपरेशनल डेटा होता है, उनमें अक्सर जमीन आसमान का फर्क होता है। कई बार जो चीज बाहर से देखने में पूरी तरह अव्यवस्थित लगती है, वही अंदर से डेटा और नंबर्स के हिसाब से बहुत ही शानदार तरीके से काम कर रही होती है। इस बात को समझने के लिए जरा सर्वाइवरशिप बायस के इस कॉन्सेप्ट को देखते हैं। स्क्रीन पर इन विमानों को देखिए। होता क्या है ना, हम अक्सर सिर्फ सफलताओं पर या जो हिट्स और मिसेस हमें साफ साफ दिखाई देते हैं, बस उन्हीं पर फोकस करते हैं। हम उस डेटा को पूरी तरह इग्नोर कर देते हैं जो हमारे सामने है ही नहीं। जैसे इन विमानों के केस में हम सिर्फ उन हिस्सों को देख रहे हैं जिन पर गोलियां लगीं और वो विमान वापस आ गए, लेकिन हम उन विमानों के बारे में सोचते ही नहीं जो कभी लौट कर ही नहीं आए। बिल्कुल यही भारी चूक हम तब करते हैं जब हम इन विवादित कंपनियों को जज कर रहे होते हैं। और यहीं से एक और बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट निकल कर आता है, लूडिक फैलेसी। आसान भाषा में कहूं तो ये असली दुनिया को एक बहुत ही सिंपल सेट रूल्स वाला गेम समझने की भूल है। हम अक्सर भूल जाते हैं कि भाई असली दुनिया के सिस्टम बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं, मेसी होते हैं और उनमें हजारों ऐसे हिडन वेरिएबल्स होते हैं जो हमें नजर तक नहीं आते। बाहर से सब एक आसान सा खेल लग सकता है, लेकिन अंदर की पेचीदगियां कुछ और ही होती हैं। तो चलिए इसी नजरिए से हम दो बहुत ही कंट्रोवर्शियल प्रोजेक्ट्स को गहराई से एनालाइज करते हैं। तो हमारी पहली केस स्टडी है ट्विटर, धारणा वर्सेस पॉलिसी। अब यहाँ धारणा और असलियत का जो अंतर है ना, वो लिटरली हैरान करने वाला है। एक तरफ आम जनता की ये पक्की धारणा बन गई थी कि भाई फ्री स्पीच के नाम पर ट्विटर के रूल्स पूरी तरह से बदल दिए गए हैं, सब कुछ पलट गया है। लेकिन जरा असलियत तो देखिए। ऑपरेशनल रियलिटी ये थी कि फंक्शनल लेवल पर नीतियां बिल्कुल वैसी ही थीं जैसी वे पुरानी मैनेजमेंट के अंदर थीं। शोर शराबा बहुत था, बड़ी बड़ी हेडलाइंस बन रही थी, लेकिन पॉलिसी के पन्नों पर असल में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ था। इसका सबसे बड़ा सबूत कंपनी के ब्लॉग पोस्ट का ये कोड है। ट्विटर ने अपने एड पार्टनर्स को बिल्कुल साफ साफ बताया था कि हमारी कोई भी पॉलिसी चेंज नहीं हुई है। हमारा फोकस बस नियम तोड़ने वाले कंटेंट की पहुंच को यानी उसके एम्प्लीफिकेशन को कम करने पर होगा। तो बाहरी दावों को अगर छोड़ दें तो मॉडरेशन का जो बेसिक लॉजिक था वो बिल्कुल वही रहा जो पहले था। पॉलिसी नहीं बदली, बस कंटेंट की रीच को कंट्रोल करने का तरीका बदल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं ट्विटर की ऑपरेशनल फ्रिक्शन की तरफ, यानी वो असल अड़चनें जो सच में आई थीं। अगर हम ब्लू चेक मार्क प्रोग्राम के इस पेड वेरिफिकेशन वाले रोल आउट को क्रोनोलॉजिकली देखें तो ये सच में काफी अव्यवस्थित था। एक के बाद एक लगातार बदलाव। पहले इसे $20 प्रति महीने पर प्रपोज किया गया, फिर अचानक से इसे घटाकर $8 कर दिया गया। iOS यूजर्स के लिए इसे $11 पर सेट किया गया क्योंकि एप्पल का 30% टैक्स भी तो देना था। और फिर जैसे ही लोगों ने दूसरों के नाम पर फेक अकाउंट्स बनाने शुरू किए, यानी इंपर्सनेशन स्कैम शुरू हुए, तो उन्हें तुरंत काउंटर करने के लिए नियमों में फिर से बदलाव करने पड़े। ये थी वो असली ऑपरेशनल हलचल। इसके अलावा भी कुछ और ऑपरेशनल दिक्कतें आईं जो डेटा में बिल्कुल साफ नजर आती हैं। जैसे एंटी डॉक्सिंग के नाम पर लाइव लोकेशन शेयरिंग को बैन कर दिया गया। फिर एकदम से फेसबुक और मैस्टोडॉन जैसे कॉम्पिटिटर्स के लिंक्स को बैन किया गया। हाँ, ये बात अलग है कि भारी विरोध और यूरोपियन यूनियन के रेगुलेशंस के डर से इसे बहुत जल्दी वापस भी ले लिया गया। इसके साथ ही ऑटोमेशन पर ज्यादा भरोसा जताते हुए मॉडरेशन स्टाफ में भी भारी कटौती की गई। अगर हम बिल्कुल न्यूट्रल होकर देखें तो असल में ये थे वो रियल ऑपरेशनल फ्रिक्शन के पॉइंट्स, ना कि वो पॉलिसी चेंज जिसका हल्ला मचा हुआ था। अब आते हैं हमारे दूसरे केस स्टडी पर, बोरिंग कंपनी और उसको लेकर जनता का संदेह। एक छोटा सा ट्रैफिक जैम। पीसी वर्ल्ड के एक कॉलमिस्ट ने CES 2022 में अपने एक्सपीरियंस को कुछ इस तरह बयां किया था, और सच कहूं तो ये कोड उस नेगेटिव पब्लिक परसेप्शन को एकदम परफेक्टली कैप्चर करता है। क्रिटिक्स ने इस पूरे प्रोजेक्ट को बस सुरंग में चलती हुई गाड़ियां मान लिया था। उनका कहना था कि ये तो हमेशा जाम में फंसेंगी और इनमें कोई फुल ऑटोनॉमी तो है ही नहीं। लेकिन अब देखिए कि ये नेगेटिव नैरेटिव कैसे हार्ड ऑपरेशनल रियलिटी से पूरी तरह टकराता है।
एक तरफ पब्लिक को लगता है कि लास वेगस कन्वेंशन सेंटर यानी LBCC लूप एक लो कैपेसिटी वाला फेलियर है, लेकिन दूसरी तरफ हकीकत चौंकाने वाली है। असल में लाइव ऑडिट्स के दौरान इस सिस्टम ने प्रति घंटे 4400 पैसेंजर्स को सफलतापूर्वक ट्रांसपोर्ट करके अपने बड़े कैपेसिटी टारगेट्स को अचीव किया है। मतलब धारणा और हकीकत में कोई मेल ही नहीं है। तो इसी बात पर बोरिंग कंपनी के ऑपरेशनल ट्रायम्फ्स यानी उनकी असल सफलताओं पर नजर डालते हैं। अगर हम फाइनेंशियल नंबर्स की बात करें तो वो सच में दिमाग हिला देने वाले हैं। लास वेगास के इन ट्रांजिट बिड्स को ही देख लीजिए। डुपलमायर जैसी बहुत ही वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनी ने अपने एलिवेटेड केबल लाइनर सिस्टम के लिए $215 मिलियन का प्रपोजल रखा था। 215 मिलियन। और उसके सामने बोरिंग कंपनी ने अपने अंडरग्राउंड लूप का प्रपोजल कितने में रखा? सिर्फ $47 मिलियन में। यानी अपने कॉम्पिटिटर के प्राइस टैग के 1/4 से भी कम में उन्होंने ये बिड जीत ली। और जो सबसे जरूरी चीज है वो है कॉन्ट्रैक्ट के सक्सेस मैट्रिक्स। जैसा कि हमने अभी बात की, उन्होंने ऑडिटेड टेस्ट में प्रति घंटे 4400 यात्रियों की कैपेसिटी को साबित कर दिया, जबकि उनके कॉन्ट्रैक्ट की डिमांड थी कि बड़े मेगा कन्वेंशंस के दौरान 13 घंटों तक उन्हें हर घंटे 3960 यात्रियों को ले जाना होगा। और तो और रियल वर्ल्ड में लोगों का वेटिंग टाइम अक्सर 1 मिनट से भी कम रहता है। ये रिजल्ट्स इतने शानदार थे कि लास वेगास अथॉरिटी ने लूप के एक्सपेंशन को सपोर्ट करने के लिए शहर के लोकल मोनोरेल सिस्टम को ही खरीद लिया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो अंत में ये सब देखने के बाद हम वापस उसी लुडिक फैलेसी वाले पॉइंट पर आ जाते हैं और एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। अगर स्प्रेडशीट और सारा का सारा हार्ड डेटा एक शानदार सक्सेस की कहानी बयां कर रहा है, तो फिर आम जनता को ये प्रोजेक्ट्स फेलियर्स क्यों लगते हैं? ये सच में सोचने वाली बात है ना, कि हम इन विवादित वेंचर्स की सक्सेस को आखिर किस बेसिस पर जज करते हैं? क्या हम सिर्फ बाहर का शोर सुनते हैं या फिर असल डेटा को गहराई से देखने की कोशिश करते हैं? खैर, इस सवाल के साथ मैं आपको यहीं छोड़े जाता हूं। हमारे इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।